बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट के मुतवक्किल फैसले को पेश नजर रखते हुए मेरठ जिले और पुलिस इंतजामिया ने जिले में अमन अमान बरकरार रखने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। इस सिलसिले में आज मेरठ पुलिस लाइन में एक खुसूसी मीटिंग का भी इनेकाद किया गया। पेश है तंजीर अंसार की ये रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज मुस्लिम समाज की मजहबी, समाजी और मिली शख्सियात के साथ मीटिंग के बाद आज इंतजामिया के आला अफसरान ने हिंदू मजहबी और समाजी तंजीमों के जिम्मेदारान के साथ अहम मीटिंग की। इस मीटिंग में शामिल हिंदू तंजीमों के जिम्मेदारान ने कोर्ट के फैसले को राम जन्मभूमि के हक में आने की उम्मीद जाहिर करते हुए हर हाल में अमन व अमान कायम रखने की यकीन दहानी कराई। प्रशासन ने शांति समिति के लिए बैठक का आयोजन किया था हिंदू के माने व्यापारिक संगठन, राजनीतिक संगठन, धार्मिक संगठनों के साथ में। एजेंडा केवल राम जन्मभूमि पर आने वाला निर्णय और निर्णय के साथ में मेरठ में कैसे शांति रहे उसके पर चर्चा हुई। सभी ने अपने सुझाव रखे, सभी ने और शांति के लिए आश्वासन दिया कि हम मेरठ को शांत रखेंगे। सारे पक्ष, सारा विषय हमारे पक्ष में है। इसे मुझे लगता है कि वो हमारे विपक्ष में जाने वाला नहीं। हमें पूरा विश्वास है कि निर्णय जो आएगा वह श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में ही आने वाला है। यह तो तय है कि भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण अब शीघ्र होने वाला है। वहाँ जो भी निर्णय आएगा उसका देश के अंदर सभी नागरिकगण उसका स्वागत करें, सम्मान करें और समाज के अंदर एक व्यवस्था अपनी बनी रहे। वहीं जिला और पुलिस इंतजामिया ने इस खुसूसी पेशरफ्त के जरिए जिले में अमन अमान कायम रखने में उनकी खिदमत हासिल करने के लिए हिदायत और तजावीज़ भी पेश की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अयोध्या प्रकरण में जो निर्णय है वो प्रतीक्षित है और संभावित है। उसको मद्देनजर रखते हुए विभिन्न संप्रदाय, धर्म और अलग अलग संगठनों के लोगों से वार्ता की जा रही है। उद्देश्य ये था कि न्यायालय का निर्णय कुछ भी आए पर जनपद की शांति व्यवस्था किसी प्रकार से प्रभावित ना हो, बनी रहे और उसमें बढ़ चढ़ के सब लोग अपना योगदान दें। जिस तरह से साहब ने बताया है कि जो भी फैसला आए, लेकिन कोशिश यही है कि समाज में इंतशार न पैदा हो और हालात काबू में रहें और शांति बनी रहे, अमन व अमान कायम रहे। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 उर्दू, मेरठ। और वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी लोगों से अपील की है कि अयोध्या के तारीखी मुकदमे का जो भी फैसला आए उसका इस्तकबाल और एहतराम करते हुए आपसी इत्तेफाक व इत्तेहाद और अमन व अमान को बरकरार रखा जाए। बोर्ड की मजलिस आमला के रुकन डॉक्टर यासीन उस्मानी ने यह भी वाज़ेह किया कि बोर्ड को उम्मीद है कि फैसला हक़ व इंसाफ पर मबनी होगा और हमें यकीन रखना चाहिए कि जब इंसाफ की राहें हमवार होती हैं तो अमन का क़याम भी यकीनी हो जाता है। हमारा बहुत ही मजबूत स्टैंड रहा है कि हम बाबरी मस्जिद के केस में, उसके मसले में अदालत उज़्मा के फ़ैसले को तस्लीम करेंगे। आज भी हम और मुस्लिम क़यादत अपने स्टैंड पर पूरी तरह कायम है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हम उम्मीद भी करते हैं, उम्मीद नहीं बल्कि हमें यकीन है कि इस अदालत उज़्मा का निज़ाम हो या कोई पार्लिमानी निज़ाम हो, वो हमारे मुल्क का अपना बनाया हुआ निज़ाम है और जब हमने ख़ुद उस निज़ाम को कायम किया है तो हम उस पर पूरी तरह से एतमाद और यकीन करते हैं। तो जब ये यकीन किसी मुल्क के अवाम का अपने निज़ाम पर होता है, उसी तरह निज़ाम को भी ये साबित करना होता है कि हम उनके एतमाद और यकीन पर पूरे उतरे। तो मुल्क में उस फैसले को लेकर जो हक़ व इंसाफ की बुनियाद पर इंशाअल्लाह आएगा, तमाम मैं बिरादरान वतन के माहौल को साजगार पुरअमन बनाए रखना चाहिए। मुल्कों की तरक्की और कौमों की खुशहाली के लिए, क़याम अमन के लिए इंसाफ ज़रूरी है और जब इंसाफ कायम होता है तो अमन ऑलरेडी बहाल रहता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला फ़ैसला आएगा, बेहतर फ़ैसला आएगा। यूपी हुकूमत की जानिब से शिया सुन्नी वक्फ बोर्डों में पाई जाने वाली बदउनवानी के खिलाफ सीबीआई जांच कराने के ऐलान के बाद दोनों वक्फ बोर्डों को तहलील करने के मुतालबे ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने वाले शौकत आबदी का कहना है कि सीबीआई की जांच मुतासिर करने के लिए दोनों वक्फ बोर्डों के चेयरमैन सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। एक रिपोर्ट। 12 अक्टूबर को रियासती हुकूमत ने शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों में पाई जाने वाली बदउनवानियों की जांच सीबीआई से कराने का फैसला किया था।
शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी पर इलाहाबाद का तारीखी इमाम बाड़ा गुलाम हैदर को मुनहदिम करने और उसको तिजारती मकसद से फरोख्त करने का इल्जाम है। इसी बुनियाद पर वसीम रिजवी के खिलाफ इलाहाबाद कोतवाली में FIR दर्ज कराई गई थी। वसीम रिजवी के खिलाफ केस दर्ज करवाने वाले शौकत आबदी का कहना है कि तरजीही बुनियादों पर इस मामले की जांच शुरू कराई जाए। देखिए, प्राइम मिनिस्टर को जो हमने कंप्लेंट की थी उत्तर प्रदेश में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के लूट की, और प्राइम मिनिस्टर के यहाँ से जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल की टीम मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ के ज़रिए कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, उसने ऑलरेडी रिकमेंड कर दिया था 2017 में ही कि साहब की CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। 2 साल तक अभी कुछ नहीं हुआ। डिले करने के बाद अभी ये कि नोटिफिकेशन हुआ है कि साहब हमने CBI इंक्वायरी सेटअप किया, और हमारे प्रूफ इतने पावरफुल है इमाम बाड़ा गुलाम हैदर का कि प्रायोरिटी के ऊपर अगर केस है तो प्रयागराज का वही इमाम बाड़ा गुलाम हैदर वाला है। शौकत आबदी का कहना है कि CBI की जांच मुकम्मल होने तक वक्फ बोर्ड को तहलील कर दिया जाए। उनका कहना है कि CBI की जांच मुतासिर करने के लिए दोनों वक्फ बोर्डों के चेयरमैन सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। हमारी डिमांड ये है कि जिस चीज़ को अगर आपने नोटिफिकेशन किया है उस पर इन्वेस्टिगेशन एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट हो, और उस इन्वेस्टिगेशन से पहले इस बोर्ड को डिसॉल्व कर दिया जाए, वरना सारे पेपर्स को मैनिपुलेट करेगा। अगर वो चेयरमैन वहाँ के ऊपर मौजूद है तो मैनिपुलेशन वहाँ के ऊपर पेपर्स में करेगा, सारी चीज़ों को गड़बड़ करेगा। तो दोनों शिया और सुन्नी दोनों वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उन्होंने यानी बोर्ड को इमीडिएट डिसॉल्व करें, उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करें, ताकि कोई भी एविडेंसेस जो है वो हटा ना पाए। शौकत आबदी का मुतालबा है कि CBI जल्द अपनी जांच की शुरुआत करे। उनका ये भी कहना है कि शिया सुन्नी वक्फ बोर्डों को तहलील करके हुकूमत इन पर अपना कंट्रोल मुकर्रर करे, ताकि CBI शफाफ तरीके से अपनी जांच पूरी कर सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। बीजेपी अक़लीती सेल उत्तर प्रदेश की जानिब से मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने की मुहिम एक बार फिर शुरू हो गई है। सेल के जिम्मेदार अरकान मानते हैं कि मुस्लिम तरक्की को यकीनी बनाने के लिए बीजेपी और मुसलमानों के माबैन फासले मिटाने और गलत फहमियों को दूर करने की बेहद जरूरत है। वाज़ेह है कि ऑल इंडिया माइनॉरिटीज फोरम फॉर डेमोक्रेसी ने भी इस मुहिम की भरपूर हिमायत की है। पेश लखनऊ से तारिक कमर की ये रिपोर्ट। ऐसा महसूस होता है कि मुस्लिम तरक्की के नाम पर बीजेपी अक़लीती सेल के अरकान एक बार फिर उन तमाम जमातों को सबक सिखाने के लिए सरगर्म हो गए हैं जो कि मुस्लिम वोट बैंक को अपनी जागीर समझता रहा है। गुज़िश्ता इलेक्शन में भी ये देखा गया था कि मुस्लिम समाज का एक तबका बीजेपी के साथ गया था। अक़लीती सेल के मुताबिक अब मुस्लिम समाज को इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि उनकी तरक्की बीजेपी के साथ ही मुमकिन है। बीजेपी की योजनाओं के बारे में बताना कि बीजेपी आपको वोट बैंक के तौर पर नहीं देखती है, बीजेपी आपको मुख्यधारा में लाना चाहती है, आपके विकास की बात करती है। तो मैं आपको बताऊं, कई ज़िलों में मेरा जाना हुआ तो वहाँ पर मैंने देखा, एक गांव में मैं गया, ये सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में, तो उस गांव में असोहर नाम था उस गांव का। उस गांव में करीब 150 मकान बने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, उसमें 84 मकान सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों के थे। जो मुसलमान हैं उन्होंने ये देखा है कि अगर हमें अपना भविष्य संवारना है तो हमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही जानना है, उनके करीब जाकर ही वो अपने मुस्तकबिल को संवारने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के मद्देनज़र आपने देखा होगा कि अभी रिसेंट पास्ट में तमाम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी रुझान हमारी पार्टी की तरफ हुआ है, और ये हमारी खुशकिस्मती भी है, हमारी कौम की खुशकिस्मती है कि बहुत कद्दावर नेता हमारे साथ हम ख्याल होकर हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं और हमारे साथ में आए हैं। यहाँ ये बात भी अहम है कि अम्मार रिजवी जैसे सीनियर लीडर का बीजेपी में शामिल होना और कांग्रेस को खैराबाद कहना भी मायने खेज है। इससे बीजेपी की मुस्तकबिल की हिकमत अमली का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। हालांकि अम्मार रिजवी ने इलेक्शन के दौरान भी राजनाथ सिंह की खुलकर हिमायत ही की थी और उनके लिए मुसलमानों से वोट देने का मुतालबा भी किया था। बीजेपी से जो दूरी है, खासकर मुसलमानों की, उस दूरी को जितना भी कम किया जा सके वो बेहतर होगा। वो नेशनल इंटरेस्ट में भी होगा और ख़ुद मुसलमानों के भी इंटरेस्ट में होगा कि उन्हें बीजेपी के करीब रहकर सही बातों का पता चल सकेगा। इस बात को हरगिज नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक का बड़ा कब्जा समाजवादी और बीएसपी का ही रहा है।
मुसलमानों ने बीजेपी को नजरअंदाज ही किया है। साथ ही अभी तक बीजेपी ने भी मुस्लिम वोट बैंक में उतनी दिलचस्पी कभी नहीं दिखाई थी जितनी के अब नजर आ रही है। और इस बदलते मंजरनामे से जहां बीजेपी इस्तेहकाम हासिल करना चाहती है, वहीं वो जमातें भी यकीनन कमजोर होंगी जो कि मुस्लिम वोट बैंक को बुनियाद बनाकर इक़्तिदार तक पहुंचती रही हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारक कमर की रिपोर्ट। मुल्क के पहले वज़ीर दाखिला और मुजाहिद आज़ादी सरदार वल्लभ भाई पटेल के यौम पैदाइश को कौमी एकता की शक्ल में मनाया गया। इलाहाबाद में तारीखी कंपनी बाग से रन फॉर यूनिटी का आगाज किया गया। कौमी एकता के नाम से शुरू होने वाली दौड़ में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों ने शिरकत की। रन फॉर यूनिटी की शुरुआत इलाहाबाद से मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर रीता जोशी ने की। दौड़ में समाजी तंजीमों से वाबस्ता लोगों के अलावा बड़ी तादाद में तलबा और तालिबात ने भी शिरकत की। क्षेत्र का समापन आज आपने देखा है कि रामबाग से प्रारंभ हुआ है और ये कई किलोमीटर की आज यात्रा होगी। पहला पड़ाव हमारा यहाँ से निकलकर और नीम का पेड़ होगा चौक में, जो कि गवाह है उन वीरों की श्रद्धांजलि का जिन्होंने 1857 में भारत के स्वतंत्रता का बिगुल बजाया था। फिर वहाँ से पूरे शहर को घूमते हुए वापस आएंगे। बहुत ही सुखद अनुभव रहा है। बहुत ही मैं समझती हूँ बहुत ही एक नए तरीके का ये प्रयोग रहा है और इस नवीन प्रयोग में करोड़ों लोगों से भारतीय जनता पार्टी का संवाद हुआ है। मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश को जिले भर में निहायत जोश खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर रन फॉर यूनिटी रैली का एहतमाम किया गया। रन फॉर यूनिटी इस बात की अलामत है कि ये मुल्क एक है, एक सिमत में चल रहा है, एक मकसद को हासिल करना चाहता है। रन फॉर यूनिटी का इफ्तिताह डीएम अलीगढ़ चंद्रभूषण सिंह ने किया। ताहम कम तादाद में लोगों का रन फॉर यूनिटी में शामिल होना इंतजामिया की अद्भुत तवज्जुही को भी जाहिर करता रहा। ये आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है 31 अक्टूबर, तो इसमें शासन के आदेश पे रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है और इसका उद्देश्य देश की एकता और अखंडता को मजबूत करना, जैसा कि उनकी साथी। और वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश पर अलीगढ़ में पुलिस को मुल्क की सालमियत के लिए काम करने का हलफ दिलाया गया। इस मौके पर एसएसपी अलीगढ़ आकाश कुलहरी ने पुलिस लाइन में हलफ दिलाते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत से वाज़ेह अहकामात मौसूल हुए थे कि मुल्क की सालमियत और एकता के लिए सभी को हलफ लेना है, जो कि आज हमने पुलिस अफसरान समेत तमाम अहलकारों को दिलाया है। आज राष्ट्रीय अखंडता दिवस पे जो है गृह विभाग से विस्तृत आदेश आए थे कि सुबह जो है पुलिस और प्रशासन के द्वारा एक रन ऑफ यूनिटी का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंदर अखंडता हेतु जो है प्रचार प्रसार के लिए समस्त बच्चों को और जो भी लोग जो उसमें इच्छुक हैं वो भाग लेंगे। तो सुबह 8:30 बजे रन फॉर यूनिटी का आयोजन कराया गया था और उसके अलावा अभी 11 बजे जो अखंडता दिवस पे एक शपथ लेनी है सभी कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों को। उसी के तहत में अभी पुलिस विभाग के द्वारा कर्मचारियों को शपथ दिलवाई गई है, यहाँ पे पुलिस ऑफिस में भी और पुलिस लाइन में भी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मुस्तकबिल को जहन में रखकर बनाई गई है और सभी को मिलकर इस हदफ को हासिल करने के लिए जद्दोजहद भी करनी होगी। अलीगढ़ के इकरा पब्लिक स्कूल में मुनक़िदा नेशनल सेमिनार में मुक़र्रिरीन ने ये तमाम बातें कहीं, साथ ही तशवीश का भी इज़हार किया। अलीगढ़ में मुनक़िदा सेमिनार में गढ़वाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड के साबिक़ वाइस चांसलर प्रोफेसर एसके सिंह के अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दानिश्वरों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और नई एजुकेशनल पॉलिसी पर तबादला ख्याल किया। मैंने ये मैसेज देना चाहा है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो प्रपोजल्स हैं वो बहुत नेक हैं और बहुत गुड इंटेंशन के साथ हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की, टीचर्स की, पैसे की ज़रूरत है और उसके लिए गवर्नमेंट के साथ साथ हमारे जितने सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी जो कम्युनिटी है, लोकल कम्युनिटी है, उस सबको मिल के उसमें काम करें तो हम अगले 10 साल में ये अचीव कर सकते हैं। एजुकेशन पॉलिसी देखने में तो बहुत अच्छी है और 450 पेजेस हैं। उसमें 2 पार्ट है, हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन। चूँकि हम लोग स्कूल चला रहे हैं, इकरा पब्लिक स्कूल, इसलिए हम लोगों ने इसको सिर्फ स्कूल एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं हम लोग उसके ऊपर। पॉलिसी बहुत अच्छी है साहब उसके ऊपर, लेकिन कैसे पूरी होगी साहब समझ में नहीं आता था उसके ऊपर। इसलिए कि आर राइट टू एजुकेशन जो है
जो हमने 2009 में स्टार्ट किया था, अब भी उसको अचीव नहीं कर सके साहब उसको ऊपर। अब राइट टू एजुकेशन को हम और बढ़ा रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। अब चाहते हैं साहब कि क्लास 1 से हो जाए और क्लास 12 तक है। नाज़रीन, न्यूज़ 18 उर्दू कब्रिस्तानों पर हो रहे गैरकानूनी कब्जों को लेकर एक मुहिम चला रहा है। कल हमने आपको पटना से एक खास रिपोर्ट दिखाई थी। इसी सिलसिले में हमारे साथी महफूज आलम ने जायजा लिया है पटना सिटी इलाके के एक कब्रिस्तान का। अमीरी बेगम ट्रस्ट के तहत इस कब्रिस्तान पर तकरीबन पूरी तरह कब्जा है। हालत यह है कि बरसों से यहां कोई तदफीन तक नहीं हो पाई है। देखिए महफूज आलम की ये खास रिपोर्ट। एक कब्रिस्तान की तस्वीर ये है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे खटाल खुला हुआ है। कभी ये मुकम्मल कब्रिस्तान हुआ करता था, आज कब्रिस्तान का वजूद तक यहाँ पे मिट चुका है। देखने से कहीं एहसास नहीं होता है कि ये कब्रिस्तान की ज़मीन है। हालांकि इस पे मुकदमा चल रहा शिया वक्फ बोर्ड में। ये जो है नीचे आप देख सकते हैं कि ये सब कब्रों के निशान हैं। ये थोड़े बहुत जो दिखाई दे रहे हैं ये कब्र हैं यहाँ पे। हालांकि चूँकि यहाँ पे खटाल है और मिट्टी से भर गया है पूरे तरीके से, तो दिखाई नहीं दे रहा है कि ये कब्रिस्तान जो है कब्र जो है ऊपर नहीं है कि पूरे तरीके से वाज़े हो सके, लेकिन अभी भी कहीं कहीं चीज़ें जो है नज़र आती है। आप बताएं इस सिलसिले में क्या कहेंगे? देखिए, ये इस पर टाइटल सूट डिसाइड हो गया है और शिया वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है ये पूरी आबादी जो आप देख रहे हैं। ये अमीरी बेगम वक्फ एस्टेट के नाम से लोग इसको जानते हैं। वक्फ कब्रिस्तान कब था इसके बारे में अगर ये बहुत पुरानी कब्रें हैं। यहाँ कई कब्रें हैं लाइन से जो ढक गई है। आप इसका निशान देख सकते हैं, ये कब्र की निशान है। बहुत पुरानी कब्र है। लापरवाही की वजह से हालात इसके आज बदतर हो गए हैं, लेकिन बहुत जल्दी अनुमंडल पदाधिकारी और ज़िला पदाधिकारी को लेटर दिया गया है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, वो अपने पेपर के आधार के हिसाब से, कोर्ट के टाइटल सूट के हिसाब से इस पर काम करेगी। हम लोग वक्फ बोर्ड से बहुत उम्मीद जाहिर करते हैं कि बहुत जल्दी जो है कब्रिस्तान अगर की ज़मीन ये है ये एक्वायर हो जाएगी। पुरानी कब्रिस्तान है और कब्रों के निशानात आज भी दिख रहे हैं और पक्की कब्रें हैं। हाँ, पक्की कब्रें हैं और उस पर मिट्टी और हाँ, यह वक्फ बोर्ड का एक पुराना कब्रिस्तान है और इस कब्रिस्तान में अभी भी पुरानी कब्रों के निशानात मौजूद हैं और एक ज़माने से लोग इस पे जो है नाजायज़ ढंग से काबिज़ हैं। 50 साल पुरानी कब्रिस्तान है और ये अमीरी बेगम वक्फ एस्टेट में शिया वक्फ बोर्ड के अंडर आती है ये कब्रिस्तान। और आप देख रहे हैं कि पटना में बहुत सारे ऐसे कब्रिस्तान हैं जिस पर नाजायज़ कब्ज़े हैं। ख़ुद जो है वक्फ बोर्ड ये मानता है कि 50% से ज़्यादा कब्रिस्तानों पे नाजायज़ कब्ज़े हैं। कहीं ना कहीं उसमें मसले चल रहे हैं। कुछ कब्रिस्तानों को लेकर जो है मुकदमे हुए हैं, तो कई सारे मसाइल हैं। आप देख सकते हैं कि कब्रिस्तान पे बेहुरमती भी है, पूरे तरीके से कब्ज़ा है, खटाल है, गोबर है, गाय है, भैंस है, यही तमाम चीज़ें आपको नज़र आ रही है। और जाहिर है इसको बचाना जो है वक्फ बोर्ड के लिए भी एक चैलेंज बना हुआ है। कई तरह की कोशिशें हो रही है, लेकिन कब्ज़ा बहरहाल बरकरार है। एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है लगातार जो है शहरों की, अगर पटना शहर की बात करें तो पटना शहर की आबादी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। बिहार के मुख्तलिफ़ ज़िलों से लोग आकर पटना में रहना चाहते हैं, तो जाहिर है यहाँ कब्रिस्तान मज़ीद और होने चाहिए। जबकि जो कब्रिस्तान थे, पुराने जो कब्रिस्तान थे, या तो वो छोटे हो गए या फिर उसके ऊपर कब्ज़ा हो गया, तो अपने आप में ये एक बड़ा सवाल है। मैंने इस मामले में शिया वक्फ बोर्ड को कई लेटर लिखे हैं। शिया वक्फ बोर्ड ने मुझे उसकी प्रतिलिपि भी भेजा है क्योंकि उन्होंने ज़िला पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी को भी लेटर लिखा है, लेकिन उसके बावजूद हालात जो हैं अभी यहाँ के ऐसे ही हैं और कब्रें पुरानी हैं, लेकिन अभी तक कब्रिस्तान की बाउंड्री नहीं हो पाई है। कोर्ट का आदेश हो चुका है, टाइटल सूट डिसाइड हो चुका है। अमीरी बेगम वक्फ एस्टेट के नाम से ये पूरा एस्टेट जो है मारूफ है और शिया वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड भी है, जिसका रजिस्टर्ड नंबर 27 है। लगातार कोशिश जारी है, लेकिन इस मामले में अभी ज़िला पदाधिकारी मुझे नाकाम असफल मालूम हो रहे हैं क्योंकि कई लेटरें मेरे पास मौजूद है और उस पर काम नहीं हो पाया है। तो आपने देखा कि जिस तरह से ये बता रहे हैं, अगर इनकी बातों को माना जाए तो एक तरफ हुकूमत ये कहती है कि वो तमाम कब्रिस्तानों को की घेराबंदी कराएगी और वैसे हसास कब्रिस्तानों की घेराबंदी हुकूमत ने कराया भी है और जहाँ जहाँ घेराबंदी का काम हुआ है वहाँ के कब्रिस्तानों की हालत जो है ठीक है।
उसकी हिफाजत हो रही है। लेकिन जिन कब्रिस्तानों के साथ ऐसा नहीं है, जहाँ घेराबंदी नहीं है या जहाँ पे कब्ज़े हैं, वहाँ हुकूमत बिल्कुल गैर संजीदगी का मुजाहरा करती है। वक्फ बोर्ड की तरफ से भी एक तरह से कहें तो उस हिसाब से कोशिश नहीं की जाती है जिस हिसाब से कोशिश की ज़रूरत है। जाहिर है जब तक इस पर पूरे तरीके से संजीदगी के साथ कोशिश नहीं की जाएगी, अमल नहीं किया जाएगा, इसको छुड़ाने की कोशिश नहीं की जाएगी, तब तक ये मसले बरकरार रहेंगे। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ महफूज आलम, न्यूज़ 18 पटना। नहाए खाए के साथ आज से छठ की शुरुआत हो गई। बिहार और पूर्वांचल के इलाकों में रहने वाले हिंदुओं का ये सबसे बड़ा त्योहार है। 4 दिनों तक चलने वाले छठ में सूरज की पूजा की जाती है। आज सुबह गंगा समेत मुकद्दस नदियों में स्नान के बाद श्रद्धालु छठ पूजा में दिखाई दिए। और वहीं वज़ीर नीतीश कुमार ने एक बार फिर छठ घाटों की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने स्टीमर से कई घाटों का जायजा लिया और अफसरान को इस सिलसिले में हिदायत जारी की। पटना के छठ घाटों का तैयारी का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील मोदी सहित वरिष्ठ अधिकारियों की पूरी टीम इस वक्त स्टीमर के सहारे जायजा ले रही है। और इस वक्त देखिए नीतीश कुमार और सुशील मोदी एक साथ स्टीमर बैठे हुए, इसके अलावा बड़ी संख्या में जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और स्टीमर के सहारे पटना के उन तमाम छठ घाटों का जायजा ले रहे हैं जहाँ पे लाखों की संख्या में छठ व्रती पहुँचेंगे। हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि गंगा किनारे जो घाट बनाए गए हैं उसे अच्छी तरीके से तैयार किया गया है और जाहिर सी बात है हर छठ व्रती की इच्छा होती है कि वो गंगा किनारे पहुँचे और भगवान भास्कर को अर्घ्य दें। तो तैयारी कैसी है इसका जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील मोदी अधिकारियों की टीम के साथ निकले हैं। तो ये हम तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए इस वक्त स्टीमर पे मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम सहित तमाम जो आला अधिकारी हैं वो तमाम चीज़ों की जानकारी ले रहे हैं और मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं खुद से कि तैयारियों के बारे में जो अधिकारी ने उन्हें जानकारी दी है वो जानकारी सही थी या नहीं, और अगर कुछ कमी रह जाएगी तो मुख्यमंत्री निर्देश भी जारी करेंगे। तो फिलहाल हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं गंगा में स्टीमर के सहारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अधिकारियों के साथ छठ घाट का जायजा ले रहे हैं और कई घाट बनाए गए हैं। इस बार छठ व्रतियों के लिए बेहतर इंतजाम किए गए हैं और बस अब इंतजार है छठ व्रतियों का कि वो छठ घाट पे पहुंचे और भगवान भास्कर को अर्घ्य दे। तो इस वजह जो तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने अधिकारियों के साथ छठ घाट का जायजा ले रहे हैं। कैमरामैन राहुल के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और वहीं छठ का त्यौहार मनाने लाखों की तादाद में अकीदतमंद पटना के घाटों पर पहुंचते हैं। इस दौरान सिक्योरिटी की जिम्मेदारी एनडीआरएफ की होती है। इस बार छठ को लेकर क्या कुछ वहां पर तैयारियां की गई, इनका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे अमित कुमार ने। आस्था का महापर्व में सबसे बड़ी जिम्मेवारी अगर किसी के कंधे पे होती है तो वो होते हैं एनडीआरएफ के जवान और अधिकारी। इस बार एनडीआरएफ की तरफ से क्या तैयारी है, हमारे साथ मौजूद हैं एनडीआरएफ के अधिकारी हैं अवनीश कुमार शाही जी, इनसे बात करते हैं। अवनीश जी, किस तरह के आप लोग तैयार हैं? छठ के दौरान कहीं कोई हादसा होती है तो क्या उसको लेकर के तैयारी है, और पूरे बिहार में अगर बात करें जाए तो कितने जवान आप? सदैव की भांति हमारी जो एनडीआरएफ है इस बार भी काफ़ी तत्पर है। हमारी 10 टीमें पूरे बिहार में डिप्लॉयड हैं, जिसमें से 7 टीम पटना में है। आपका गंगा घाट से लेके बट्टा घाट से लेकर हल्दी छपड़ा तक। और हम इस बार खबरों में इतना ही। आदाब।